दोस्तों, आज मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 1 से क्वेश्चंस और आंसर्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन का जिक्र करूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, विस्तार से चर्चा कीजिए। ये है पहला क्वेश्चन। इसका आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो स्वतंत्र राज्यों और अंतर्जातीय संस्थाओं के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। ओपेनहाइम ने एक परिभाषा दी है, अंतर्राष्ट्रीय विधि वह निकाय है जो राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है और जिसे राष्ट्र बाध्यकारी मानते हैं। अब आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति क्या है। घरेलू कानून की तरह यहाँ पर कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यह राष्ट्रों के स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करता है। संधियां और प्रथाएं राष्ट्रों को कानूनी रूप से बाध्य करती हैं, लेकिन प्रवर्तन तंत्र एनफोर्समेंट जो है वो क्या है, कमजोर है। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या वास्तव में विधि है, ये लॉ है? यह प्रश्न विधि शास्त्र में लंबे समय से विवादित है। समर्थन में जो तर्क है, राष्ट्रों द्वारा संधियों और प्रथाओं का पालन इसे विधि का दर्जा देता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संस्थाएं इसे लागू करती हैं। यह वैश्विक शांति या सहयोग के लिए आवश्यक है। यह था समर्थन में कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वास्तव में विधि है। विरोध में तर्क क्या कहा जाता है, इसमें घरेलू कानून जैसे कोई प्रवर्तन की शक्ति ही नहीं है, यानी एनफोर्समेंट की कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्र अक्सर अपने हितों के अनुसार इसे अनदेखा कर देते हैं, तो यहाँ पर एक कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, क्योंकि इसमें एनफोर्समेंट की कमी यानी प्रवर्तन की कमी है, लेकिन इसे विधि माना जाता है क्योंकि यह राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों का संगठित निकाय है। यह विधि का स्वरूप घरेलू कानून से अलग है, परंतु वैश्विक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता और महत्व भी निर्विवाद है। इसलिए इसे हम फॉलो करते हैं। हालांकि ये लुप्त प्राय बिंदु है क्योंकि इसमें प्रवर्तन की कमी है, फिर भी हम इसको मानते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण की विभिन्न शर्तों का उल्लेख कीजिए और समझाइए कि क्या राजनीतिक अपराधों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता। तो इसका उत्तर होगा, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार प्रत्यर्पण तभी संभव है जब कुछ शर्तें पूरी हों। जैसे एक, द्विपक्षीय संधि, यानी प्रत्यर्पण केवल उन देशों के बीच संभव है जिनके बीच संधि या समझौता है। अगर दोनों देशों के बीच समझौता नहीं है तो प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। दोहरे अपराध का सिद्धांत, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है वह अपराध दोनों देशों के कानून में अपराध होना चाहिए। मान लीजिए एक में है एक में नहीं, तो ये प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। पर्याप्त साक्ष्य, अनुरोध करने वाले देश को यह दिखाना होगा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृश्य साक्ष्य मौजूद है, यानी जो मांग कर रहा प्रत्यर्पण के लिए देश, उसे यह साक्ष्य दिखाना पड़ेगा प्रथम साक्ष्य दृश्य कि उसके पास उसके खिलाफ साक्ष्य मौजूद है। विशेषता का नियम, प्रत्यर्पित व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकता है जिसके लिए प्रत्यर्पण हुआ है। गैर राजनीतिक अपराध, प्रत्यर्पण केवल सामान्य आपराधिक अपराधों जैसे हत्या या आतंकवाद के लिए ही होता है, राजनीतिक अपराधों के लिए यह नहीं होता है। मानवाधिकार संरक्षण, यदि प्रत्यर्पण से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने की संभावना हो तो प्रत्यर्पण जो है रोका भी जा सकता है। अब आते हैं इसके पार्ट 2 का आंसर, क्या राजनीतिक अपराधों का प्रत्यर्पण किया जाता है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा, अंतर्राष्ट्रीय परंपरा क्या कहती है, अधिकांश संधियों और कानूनों में यह प्रावधान है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक शरण का अधिकार। कई देशों में राजनीतिक शरण की परंपरा है ताकि व्यक्ति को राजनीतिक विचारों के कारण दंडित होने से बचाया जा सके। तीसरा है दमनकारी उपयोग से बचाव। यदि राजनीतिक अपराधों का प्रत्यार्पण किया जाए तो शासक वर्ग इसका दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं या विचारकों को दबाने के लिए कर सकता है। चौथा है दी एटेंटेड क्लॉज। कुछ संधियों में यह प्रावधान है कि यदि अपराध राजनीतिक स्वरूप का है लेकिन इसमें गंभीर हिंसा जैसे हत्या, आतंकवादी हमला शामिल नहीं है तो उसे राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा और प्रत्यार्पण संभव होगा। तो दोस्तों ये था राजनीतिक अपराधों का प्रत्यार्पण क्यों नहीं किया जाता, उसका उत्तर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राजनयिक अभिकर्ता को प्राप्त उन्मुक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उनके कार्यों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा न्यायालयों से उन्मुक्ति। उन्हें स्वागतकर्ता राष्ट्र के नागरिक और आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त होती है, यानी उन्हें एक विशेष प्रकार की छूट दी जाती है। करों से छूट, टैक्स से छूट। राजनयिक अभिकर्ता स्थानीय कर और शुल्कों से मुक्त रहते हैं, यानी जो जहां पर वो हैं, जिस देश में हैं, वहां के स्थानीय करों और शुल्कों से मुक्त रहते हैं। दूतावास प्रवेश निषेध। दूतावास या मिशन की इमारत में कोई भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता। संचार की गोपनीयता। राजनयिक अभिकर्ता अपने देश से गुप्त पत्राचार और संचार कर सकते, ये उनको छूट दी गई है। राजनयिक बैग की सुरक्षा। राजनयिक बैग को खोला या रोका नहीं जा सकता। अब आते हैं राजनयिक अभिकर्ताओं के कार्य क्या हैं। तो इनके मुख्य कार्य यह है कि अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना। वे अपने देश की ओर से मेजबान राष्ट्रों में आधिकारिक प्रतिनिधि होते हैं। वार्ता करना। वे संधियों, समझौतों और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सूचना एकत्र करना। मेजबान राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी अपने देश को भेजते हैं। मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना, यह भी उनकी जिम्मेदारी है। दोनों राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी उन्हें प्रोत्साहित करना है। नागरिकों की सहायता करना। अपने देश के नागरिकों को कानूनी या प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करना। राजनयिक अभिकर्ताओं को दी गई उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार उनके कार्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 पर आधारित है, जो वैश्विक स्तर पर राजनयिक संबंधों को सुचारू रूप से बनाए रखने का एक आधार है। तो दोस्तों ये था प्रश्न 3 का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न 4। सामुद्रिक पेटी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एवं संलग्न क्षेत्र पर टिप्पणी लिखें। तो सामुद्रिक पेटी क्या होती है? सामुद्रिक पेटी समुद्र तट से बाहर की ओर फैला हुआ वह भूभाग है जो समुद्र तल का प्राकृतिक विस्तार है। अनक्लोज के अनुसार, अनक्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार सामान्यतः यह सामुद्रिक पेटी 200 सामुद्रिक मील तक फैली रहती है। यदि भूवैज्ञानिक संरचना आगे तक फैली हो तो 350 समुद्री मील तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सीमा जो निर्धारित की गई है वो 200 समुद्रिक मील, लेकिन यदि भूवैज्ञानिक संरचना आगे तक फैली हो तो 350 समुद्री मील तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्र के अधिकार क्या होंगे इस पर? सामुद्रिक पेटी पे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य संसाधनों पर संप्रभु अधिकार, उनका अधिकार है। समुद्र तल पर कृत्रिम द्वीप संरचना और अनुसंधान की अनुमति भी दी गई है। सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है? सामुद्रिक पेटी पर राष्ट्र का अधिकार केवल संसाधनों के दोहन तक सीमित है। इसे पूर्ण क्षेत्रीय संप्रभुता नहीं माना जा सकता, इसलिए कोई भी राष्ट्र इस पर दावा नहीं कर सकता कि वो उसका क्षेत्र है। संलग्न क्षेत्र किसे कहेंगे? कंटिगुअस जोन। यह क्षेत्र तटीय राष्ट्र की क्षेत्रीय जल सीमा 12 समुद्री मील से बाहर और 24 समुद्री मील तक फैला होता है। इसमें राष्ट्र के क्या अधिकार होंगे? सीमा शुल्क, कराधान, आव्रजन और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना।
विशेषता क्या है? यहाँ राष्ट्र को सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। यह क्षेत्रीय जल की तरह पूर्ण संप्रभुता नहीं देता, बल्कि केवल नियंत्रण और निगरानी का अधिकार देता है। यानी यहाँ भी संलग्न क्षेत्र में भी उस राष्ट्र को संप्रभुता का अधिकार नहीं दिया जाता है, केवल उसे नियंत्रण और निगरानी का ही अधिकार दिया जाता है। निष्कर्ष क्या निकला? सामुद्रिक पेटी और संलग्न क्षेत्र दोनों ही तटीय राष्ट्रों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार हैं, लेकिन सामुद्रिक पेटी संसाधनों के दोहन पर केंद्रित है, जबकि संलग्न क्षेत्र प्रशासनिक और सुरक्षा नियंत्रण पर। ये प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विधि अनक्लोज 1982 द्वारा निर्धारित किए हैं और वैश्विक समुद्री शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, आते हैं पांचवा और अंतिम प्रश्न पर। आश्रय की अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत क्या स्थिति है? आश्रय की अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत क्या स्थिति है? आश्रय प्राप्त व्यक्ति के क्या अधिकार हैं और भारत में आश्रय के मामलों को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, पहला पार्ट जो है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में आश्रय का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सुरक्षित रखना है या सुरक्षा देना है जो अपने देश में उत्पीड़न, युद्ध या राजनीतिक कारणों से सुरक्षित नहीं है। आश्रय प्राप्त व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा, गैर प्रत्यावर्तन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं। भारत में कोई विशेष शरणार्थी कानून नहीं है, लेकिन तिब्बती, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई, तमिल और रोहिंग्या जैसे समूहों को प्रशासनिक नीतियों और न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर आश्रय दिया गया। तो उद्देश्य क्या होता है? उनको अपने देश में उत्पीड़न, युद्ध या राजनीतिक कारणों से सुरक्षा प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि में आश्रय की स्थिति क्या है? 1951 शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार या किसी विशेष सामाजिक समूह के कारण उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से बाहर है। वापसी निषेध का सिद्धांत: किसी शरणार्थी को उस देश में वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी निभाता है। यानी UNHCR जो है शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करता है और पुनर्वास की जिम्मेदारी भी निभाता है। राष्ट्र की संप्रभुता: आश्रय देना या न देना राज्य का अपना अधिकार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून इसे नैतिक और कानूनी दायित्व मानता है कि आपको देना चाहिए। आश्रय प्राप्त के व्यक्ति के अधिकार क्या हो सकते हैं? जिसको आश्रय दिया गया है उसके अधिकार क्या क्या हो सकते हैं? जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा, उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। गैर प्रत्यावर्तन, नॉन रिफॉलमेंट, उन्हें देश वापस नहीं भेजा जाएगा जहां उत्पीड़न का खतरा हो। बुनियादी सुविधाएं, उनको क्या सुविधाएं दी जाएंगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मानवाधिकार संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत समान अधिकार भी दिए जाएंगे। न्यायिक संरक्षण, कई देशों में शरणार्थियों को न्यायालयों में अपील करने का भी अधिकार मिलता है। भारत में आश्रय की स्थिति क्या है? विशेष शरणार्थी कानून का अभाव है भारत में। भारत ने 1951 शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के अंतर्गत शरणार्थियों को विदेशी नागरिकों की श्रेणी में रखा जाता है। न्यायिक व्याख्या: अनुच्छेद 14 और 21 जो क्या कहते हैं, समानता और जीवन का अधिकार शरणार्थियों पर भी लागू होते हैं। प्रमुख उदाहरण क्या होंगे इसमें? तिब्बत शरणार्थी 1959 से भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेशी शरणार्थी 1971 के युद्ध के दौरान शरण में आए। श्रीलंकाई तमिल 1980-90 के दशक में आए और रोहिंग्या शरणार्थी हाल के वर्षों में म्यांमार से पलायन करके भारत में शरण लिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये अवश्य एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।